हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 30th लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे। जैसे हमने नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ा था, वैसे ही हम लोग नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपने सिस ट्रांस पढ़ा था, उसके बाद ईजेड पढ़ा था और सिन एंटाई पढ़ा था। यहाँ पे भी हमारे पास तीन है। एक है हमारे पास में आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन वाला, दूसरा है स्मॉल डी स्मॉल एल और तीसरा है कैपिटल डी कैपिटल एल। वो क्या होता है हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आर एंड एस नेमिंग, जो आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारे लिए सबसे पहले नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारे लिए सबसे पहला जो नेमिंग है वो है बच्चों आर एंड एस नेमिंग। कौन सा नेमिंग है बच्चों? आर एंड एस नेमिंग। ठीक है, अभी आर का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, वो हमको डिस्कस करना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आर, आर का मतलब होता है रेक्टस। आर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड रेक्टस, जिसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है ना, क्या होता है? क्लॉकवाइज। और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर जिसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आई होप सबको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता होगा। जिनको थोड़ा भी डाउट है, होता है कभी कभी, मैं तो स्टूडेंट था तो मेरे को हर चीज बतानी पड़ती थी और मुझे वही सर अच्छे लगते थे जो ये नहीं सोचते कि बच्चों को इतना भी नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, ये समझो घड़ी है बेटा, एक बार बताने में कोई मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरीके से जाते हैं तो जैसे घड़ी घूम रही है वैसे ही घूम रहे, तो उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। अगर हम लोग इसकी बजाय इस तरीके से जाएं, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आर एंड एस नेमिंग जो है बेटा वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर बेस्ड है। आर का मतलब रेक्टस, जिसका मीनिंग होता है क्लॉकवाइज, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करें ये डिसाइड कैसे होगा कि आर है या एस है, तो बेटा इसके लिए वी यूज CIP रूल। वी यूज कौन सा रूल बच्चों? CIP रूल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CIP? कान इंगोल्ड ट्रीलॉग रूल, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे बेटा। ठीक है, हमेशा याद रखना है, अगर हम लोग 1 2 3 जाए, ध्यान से सुनो, नंबरिंग करने के बाद अगर हम लोग 1 से 2 जाए और 2 से अगर 3 जाए, और अगर वो समझो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज, तो हम लोग बोलेंगे कि वो लाइट को बेटा क्लॉकवाइज या राइट हैंड साइड में घुमा रहा है। राइट नाउ, अगर हम लोग बात करें क्लॉकवाइज है, ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 1 से 2 और 2 से 3 जाने के बाद, अगर नंबरिंग जाने के बाद हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है ना सर, एग्जांपल्स तो दूंगा बेटा, डोंट वरी, तो उसको क्या बोलेंगे? एस बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? एस बोलेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे, केस 1 आज के लेक्चर में, आर एंड एस नेमिंग ओवर फिशर फॉर्मूला, ओवर फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में आर एंड एस नेमिंग किस तरीके से की जाती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में, है ना। फिशर प्रोजेक्शन में आर एंड एस नेमिंग किस तरीके से की जाती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले बच्चों इसमें दो आरपी ट्रिक आएंगे। ठीक है, अभी आप लोग 11th में हो, एक इम्पोर्टेंट चीज दिमाग में बिठा लो, जितने भी मैं आपको आरपी ट्रिक्स दूंगा पूरे केमिस्ट्री में, ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, उसका एक नोटबुक अलग ही बनाना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के टाइम में बेटा पूरा नोट्स तो बेटा रिवाइज नहीं करते बेटा, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये शॉर्ट नोट्स क्या होता है? शॉर्ट नोट्स भी बनाना मैं सिखाऊंगा। एग्जाम के टाइम में आप देखोगे मेरे तो बुक्स के ऊपर बुक्स भर जाएंगे, तो क्या इतना थोड़ी एक दिन में रिवाइज करेंगे? फिजिक्स भी है, बायो भी है, मैथ्स भी है ना, जिसका अगर मैथ्स अगर जेई में तो कैसा, मेरा मेरा सब्जेक्ट ऐसा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों का ऐसा है कि दोनों साइड में बोलना पड़ता है। मैथ्स और बायो वालों का लिए अच्छा होता है, मैथ्स वाले सिर्फ जेई की बात करते हैं और बायो वाले सिर्फ किसकी बात करते हैं? मेडिकल की बात करते हैं। हम लोगों को दोनों सब्जेक्ट की बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो वहां पे कैसा होगा, आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होंगे तो आप रिवीजन बहुत ही क्विक कर पाओगे, वो हम लोग देखेंगे आगे। चलो, आरपी ट्रिक्स बताऊंगा मैं।
अभी ये जो पढ़ा वो है क्या, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन करो मेरे पास ये कंपाउंड है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है ये आपका असिमेट्रिक कार्बन है। समझो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 है। तो आप बताओ ये कार्बन असिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। ये लाइट के डायरेक्शन को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा वो कैसे पता चलेगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको ये चारों ग्रुप्स को 1 2 3 4 इनको बेटा कौन सा नंबरिंग देना यूज करना पड़ेगा? CRP रूल। सबको पता है, सबसे पहला एटम अंडरलाइन करेंगे, यही सबसे पहला एटम है, सब में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से करते ना, एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो फिर दूसरा रूल आएगा। रूल पढ़ा था ना हमने, विसर गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। गजनी बोलो सबसे ज्यादा किसका है? सर क्लोरीन का है, तो क्लोरीन विल बी मार्क्ड एज 1, क्लोरीन विल बी मार्क्ड एज 1। फिर नंबर 2 पे कौन आएगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन आएगा। फिर नंबर 3 पे कौन आएगा? कार्बन आएगा। और नंबर 4 पे कौन आएगा बच्चों? हाइड्रोजन आएगा। इस तरीके से, है ना। तो अभी आपको किधर से किधर जाना है? 1 से 2, 2 से 3, ठीक है ना। सो 1 से 2 जाओ, सर 1 से 2 गए, ऐसे गए। फिर 2 से 3 जाओ, सर 2 से 3 कैसे जाए? बीच में 4 आ रहा है, तो क्या हुआ बेटा? इग्नोर करो। हाँ ओके सर ठीक है, इग्नोर किया 3, 4 को इग्नोर करो। सो ऐसे भी तो जा सकता है ना, 1 से 2, 2 से 3 तक। झूला झूल रहे हम लोग? हाँ नॉनसेंस, कुछ भी समझ में आया? चलो देखो 1 से 2 और फिर 2 से 3, 4 बीच में आ रहे हैं तो इग्नोर करो, ठीक है ना। गलती मत करना, ऐसे मत करना 1 से 2 3 ऐसा नहीं, ये तो 1 3 2 हो जाएगा, गलत है ना। अभी आप बताओ ये क्या डायरेक्शन है? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज कैसा होता है पता है ना? नहीं याद आता तो बेटा हमेशा याद रखना, शर्माने का नहीं, जो अपने को इजी लगता है लिख लेने का। मैं तो ऐसे ही करता था, ठीक है ना। देखो आपको सबसे बेस्ट क्या पता है? व्हेन यू कैन एंजॉय योर लाइफ, व्हेन कब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो? जब आप ना दूसरों का फिक्र मत करो। जब तक आपके माइंड में ये रहता ना ये दूसरा क्या सोचेगा, भाड़ में गया दूसरा का क्या सोचता है, उसको उसका लाइफ का पड़ा है, हमको हमका हमारे लाइफ का पड़ा है, ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स होता है दूसरा क्या सोचेगा, ऐसे नोट्स में लिखो जो आपको समझ में आता है उस तरीके से लिखो। एग्जाम में हमको पता है ना क्या लिखना है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना अपनी लाइफ को फुल तक जियो, ऐसा मत सोचो कि दूसरा क्या सोचेगा, ठीक है ना। ऐसा मेरा एक हैबिट है, आई शेयर वन इंसिडेंट। तो कैसा, मैं जब भी होटल में जाता हूँ, ठीक है ना, तो होटल में जाता हम लोग सब्जी ये सब मंगाते हैं, तो मैं पूरी भाजी जब खाता हूँ बेटा, तो कैसा होता है, पूरी होता है और एक प्लेट में वो येलो कलर का होता है ना, पोटैटो का भाजी होता है। उसके साथ में आपने देखा होगा वो लोग क्या देते हैं सर? नारियल का चटनी देते हैं। तो ऐसे बहुत बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, ठीक है, या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ भी जाता हूँ। तो मेरा एक बहुत ही डिफरेंट हैबिट है, आई वोंट से इट इज बैड। मेरा हैबिट कैसा है, मैं पूरा वो भाजी को एक प्लेट में डाल के उसके अंदर नारियल का चटनी भी डालता हूँ और मिक्स करता हूँ अच्छे से, ठीक है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से सॉल्ट डाल के फिर मैं वो पूरी के साथ खाता हूँ। तो घर वाले और मेरे फ्रेंड बोलते हैं यार यहाँ तो मत कर ऐसा। तो मैंने बोलता हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरे क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, क्या सोच रहे हैं, आई डोंट केयर, आई लिव माई लाइफ टू फुलेस्ट, ठीक है। तो वैसे याद रखो हमेशा अपने नोट्स में अपने हिसाब से, अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, इफ यू आर फ्रॉम अ वर्निकुलर मीडियम, तो आप फिर भी अपने ओन वर्ड्स में, हिंदी में, ठीक है ना, आप अगर महाराष्ट्र में, मराठी में, गुजराती में, जैसे आपको समझे वैसे लिखो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स ये ऐसा कुछ नहीं है कि 11 12 में आगे अभी कुछ अलग ही दुनिया है। आप अगर ट्रैक खुद चेंज करोगे तो ट्रैक चेंज होगा, ठीक है ना। मैं अभी तक तुम लोगों को जो भी केमिस्ट्री सिखाया कुछ आपको ऐसा डिफिकल्ट लगा ही नहीं होगा, क्योंकि उस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। जहां जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट्स भी आप लिखिए, ठीक है। तो अभी बोलना मत सबको ऐसे, ठीक है, मेरे बारे में। सो ये 1 से 2, 2 से 3 ये क्या जा रहा है सर? ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी इसमें एक आरपी ट्रिक याद रखना। आरपी ट्रिक यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। आरपी ट्रिक, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, if the lowest priority group is present on vertical line, ठीक है ना। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब फोर्थ ग्रुप, जो नंबर 4 दिया गया है, ठीक है ना, फोर्थ ग्रुप, इस तरीके से।
1 2 3 4 है ना। फोर्थ ग्रुप जो है, फोर्थ ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, समझ में आता है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मतलब ये, ठीक है। तो अगर वर्टिकल लाइन पे हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो सकता है, सो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वर्टिकल लाइन पे होगा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। अगर वर्टिकल लाइन पे है, क्या बोला मैंने, सुना गाँव वालों? हाँ, अगर वर्टिकल लाइन पे है तो तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा है वो सही है, इट इज वेरी ट्रू। ये आपकी ट्रिक है, वी फॉर वर्टिकल लाइन, वी फॉर वेरी ट्रू। अगर, तो ये देखो, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किधर आ रहा था, वर्टिकल लाइन पे आ रहा था, आपका आंसर क्या आना चाहिए था, एस आना चाहिए था, इसका मतलब ये एस ही है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है तो एच फॉर हॉरिजॉन्टल, एच फॉर हॉरिबली रॉन्ग। क्या कुछ भी बनाते हो सर आप, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, आई डोंट केयर, मुझे याद होना चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। वर्टिकल वेरी ट्रू, हॉरिजॉन्टल हॉरिबली रॉन्ग, हॉरिबली रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं ये का ही एग्जांपल लेता हूं, दूसरा वाला, जिसमें आपको सर दूसरा वाला देखने को मिलेगा, यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे Cl ले लो, यहाँ पे OH ले लो और यहाँ पे CH3 ले लो, करेक्ट। अभी अगर मुझे इस कंपाउंड का पूछा गया कि बताओ ये कंपाउंड का R आएगा कि S आएगा, तो सबसे पहली बात तो ये असिमेट्रिक कार्बन है। हाँ सर, इफ दिस इज द असिमेट्रिक कार्बन एटम, नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग में बेटा सबसे पहले क्लोरीन को मार्क करो 1, ठीक है, फिर ऑक्सीजन मार्क करेंगे 2, और फिर ये मार्क करेंगे 3, और ये हो जाएगा आपका 4। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं हम लोग, CIP रूल, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप बताओ हमको कैसे जाना है, बताओ 1 से 2, 2 से 3, तो बीच में 4 आ रहा है तो इग्नोर करेंगे। अभी एक क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है तो क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, आर। बट स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि बेटा आर पे ट्रिक के हिसाब से, तो इसको जब हम लोग रियल में चेक करते हैं तो इसका आंसर एस है। तो एस क्यों हो गया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है बेटा, तो याद रखना इसका आंसर आर नहीं है, क्या है, एस है। तो ये ट्रिक्स याद रखना, वर्टिकल लाइन पे वेरी ट्रू, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हॉरिबली रॉन्ग। सर और 2-3 एग्जांपल लेते हैं, चलो थर्ड एग्जांपल, नंबर 4 एग्जांपल, चलो ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, दिस इज द असिमेट्रिक कार्बन एटम। चलो बताओ, मार्किंग करो, ब्रोमीन विल बी मार्क्ड एज 1, कुछ आयन है, हाइड्रोजन विल बी 4, इथाइल और मिथाइल में से इथाइल विल बी मार्क्ड एज 2 एंड दिस विल बी मार्क्ड एज 3, ये सब पता है हमको। सो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3 में जाओ। सर ये तो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब R होना चाहिए, बराबर है। अभी देखो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन से लाइन पे है, वर्टिकल पे, वर्टिकल वेरी ट्रू, मतलब ये आंसर राइट है आपका, हो गया खत्म, इजी था। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और ले लूं मैं एक, ये ले लो OH, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं। चलो इस तरीके से बताओ अभी, सर सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन है, तो मार्क इट एज 1, फिर नंबर 2 पे ब्रोमीन है 2, ये 3 और ये 4। तो जरूरी नहीं बेटा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा हाइड्रोजन ही हो, कोई भी हो सकता है, बाकी उसके साथ में कौन प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आप बताओ 1 से 2, 2 से 3, ये 1 से 2, ये 2 से 3। सर ऐसे क्यों नहीं है, 1 से 2 ऐसे भी तो आ सकते, तो फिर वापस ऐसा उल्टा मारना पड़ता ना, तो गलत हो जाता ना बेटा। तो आप बताओ 1 से 2, 2 से 3 हुआ, ये क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये आर ही रहेगा बिकॉज वर्टिकल पे है, वेरी ट्रू। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 4 एग्जांपल सॉल्व करके बताए, और 5-6 एग्जांपल सॉल्व करूंगा, मुझे जब तक ऐसा फील नहीं होगा कि आपको समझ गया वैसे, तब तक हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट एग्जांपल्स, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, असाइन R and S to the following. First one, COOH, CH3, HOH। आप लोग ट्राई करो बच्चों, अभी चलो आराम भरोसे मत बैठो।
CH3 NH2 COOH H, third OH cyclopropane bromine CH3, fourth Cl Br CH3 OH, fifth one sixth one सर ये सिक्स वाला तो डरावना लग रहा है। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम लोग के साथ इधर, ठीक है, अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 7 करो, फिर हम लोग एक डिफिकल्ट वाला एकदम अलग ही करेंगे एग्जाम्पल। चलो ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, डोंट वरी, आएगा तुम लोग को। चलो सॉल्व करें, हो गया। सबसे पहले मार्किंग वाइज देखने जाए तो मार्किंग इसको 1 आएगी बच्चों और इसको 4 आएगी, इतना तो कंफर्म है, ठीक है ना। इसको 2 आएगी, इसको 2 और इसको 3 अकॉर्डिंग टू डैश रूल CIP रूल। सो 1 से 2, 2 से 3, ये क्या आ रहा है R आ रहा है और R ही आना चाहिए, क्यों, वर्टिकल पे देखो 4 तो ना, वेरी ट्रू, बेस्ट है। कुछ आए ना, इतना तो कंफर्म है, ये नंबर 4 है, ठीक है। नाइट्रोजन और कार्बन में से डेफिनेटली नाइट्रोजन विल बी मार्क्ड एज 1, दिस विल बी मार्क्ड एज 2 एंड दिस विल बी मार्क्ड एज 3। सो ये एक्चुअल में क्या आ रहा है, आ तो रहा है एस, बट गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ वाला जो ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिबली रॉन्ग। सो आंसर क्या आएगा, उसका उल्टा आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं मार्क करूं तो ब्रोमीन विल बी मार्क्ड एज 1, ऑक्सीजन विल बी मार्क्ड एज 2, इन दोनों में डेफिनेटली ये 3 आएगा और ये क्या आएगा 4। वर्टिकल पे वेरी ट्रू, 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, हो गया आर, एकदम मस्त है, इजी है ना, केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल, यू नो। नेक्स्ट जस्ट रीडिंग, ये 1 है ना, फिर क्लोरीन आएगा बच्चों 2, फिर ये 3 और नंबर 4 है ना। सो 1 से 2, 2 से 3 बताओ, 1 से 2, 2 से 3, इसी तरीके से आएंगे। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, आ तो रहा है आर बट हॉरिजॉन्टल पे, तो हॉरिबली रॉन्ग, लिखोगे क्या एस, हो गया करेक्ट। नेक्स्ट, कुछ आए ना आए, इतना सबको बताइए 4 है, यहाँ पे ब्रोमीन को मार्क करेंगे 1, इसको मार्क करेंगे 2 और इसको मार्क करेंगे 3। सो ये लाइट को किस डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है, बोलो 1 2 3 बोलो, ये आएगा तो एस आना चाहिए पर आएगा आर, क्यों, क्योंकि वापस से कौन सा लाइन पे, हॉरिजॉन्टल पे। कर लो तुम्हारा, चलो फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला ट्राई करो। अभी है ना, अभी ये डरावना है बेटा, ये डरावना है, ये तो बेटा हमारे साथ गलत है। तो बेटा इसमें क्या करो, मतलब एक एक को चेक करो, एक एक को, मतलब पहले सिर्फ इसका फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, ये तो कुछ ना आए ना आए, इतना तो कंफर्म है, ये 4 है ना, सिर्फ इसको देखो, इसको देखो, है ना। और ये ब्रोमीन है और ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये कार्बन कार्बन है और ये ब्रोमीन, तो डेफिनेटली दिस विल बी मार्क्ड एज 1, है ना। आराम से आराम से। अभी आप बताओ, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन, इस कार्बन के लिए बोल रहा हूं मैं, तो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो फिर आगे चेक करो, इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, पता है ना, और रूल से लिखना है, इसमें ब्रोमीन भी है और कार्बन भी है, तो दिस विल बी मार्क्ड एज 2। सर हमको तो लग रहा था इसको मार्क करेंगे 1, 1 कैसे मार्क करेंगे, डायरेक्टली तो ब्रोमीन था ना और इधर कार्बन था, तो कार्बन और ब्रोमीन में से कौन जीतेगा, ऑब्वियसली ब्रोमीन।
ये क्या हो जाएगा 3। सो बताओ 1 से 2, 2 से 3, ये तो क्या आ रहा है बच्चों? सर आर तो रहा है, आर आ रहा है, लेकिन लिखेंगे क्या? एस लिखेंगे। बोलो क्यों? पर क्यों सर? अब पूछ क्या रहे हो आप? सोचो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो क्या हॉरिबली रॉन्ग। तो आ तो रहा है आर, बट लिखेंगे क्या? एस। इसी तरीके से अभी इसका अलग से फाइंड आउट करो। चलो अभी चौक अलग यूज करना पड़ेगा मुझे, आप भी एक दो पेन यूज कर लेना अलग अलग कलर वाला, ठीक है ना? कुछ हो ना हो, इसको मार्क करेंगे 1, इसको मार्क करेंगे 4, इसको मार्क करेंगे 3 और इसको मार्क करेंगे 2। अभी व्हाइट वाले के ऊपर ही ध्यान देना। 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से आएंगे। तो ये क्या आ रहा है बच्चों? आर आ रहा है, पर हॉरिजॉन्टल पे तो वापस से गलत हो जाएगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा? एस लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बस खत्म हो गया। सर एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, चलो डोंट वरी। पहले ये वाले कार्बन को देखो, सिर्फ इसको देखो। कुछ हो ना हो, ये तो 4 ही नंबर है और ये 1 ही रहेगा। अभी बचा कौन? एक तो इसके लिए ये बचा और ये बचा। ये देखो बेटा, ये कार्बन तो OH से C2H5 सबसे जुड़ा हुआ है, सो डेफिनेटली दिस विल बी मार्क्ड एज 2 एंड दिस विल बी मार्क्ड एज 3, है ना? तो बच्चों 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं अपन। बताओ क्या आ रहा है? एस आ रहा है और एस ही आएगा। क्यों? वर्टिकल पे ना, तो वेरी ट्रू। हॉरिजॉन्टल पे रहता तो हॉरिबली रॉन्ग। नेक्स्ट अगर मैं इस कार्बन की बात करूं अभी, तो बताओ इसका नंबरिंग चौक से करते हैं, दूसरे वाइट चौक से करते हैं। चलो ये 4 है और ये 1 है ना? ये 4 है और ये 1 है। अभी देखो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, लेकिन अगर स्प्लिट करके देखेंगे, मैंने रूल्स ऑलरेडी पढ़ा दिए, तो इसको 3rd नंबर मिलेगा, इसको 2nd नंबर मिलेगा। तो ये 2nd हो जाएगा और ये 3rd हो जाएगा, है ना? सो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से आएगा। बताओ आर लिखना पड़ेगा कि एस लिखना पड़ेगा? आ तो रहा है आर, लिखेंगे क्या? एस। क्यों एस? क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे देखो 4th वाला ग्रुप, तो हॉरिबली क्या आएगा? रॉन्ग। नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे मैं थोड़ा होमवर्क में भी क्वेश्चंस दूंगा, डोंट वरी। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एग्जांपल्स लिखिए। नंबर 1, दो क्वेश्चन इस टाइप के और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा एक टफ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, ये लो, इसका प्रैक्टिस करिए, इसको सॉल्व करिए। बता स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फर्स्ट वाले की बात करें, तो ब्रोमीन विल बी मार्क्ड एज 1, दिस विल बी मार्क्ड एज 2, दिस विल बी मार्क्ड एज 3 एंड ये इसको मार्क करेंगे नंबर 4। सो 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से आ रहे हैं। ये R है और रहेगा भी R ही। क्यों? क्योंकि वर्टिकल पे है, वेरी ट्रू। सेकेंड वाले कार्बन की बात करें, तो ये कुछ होना हो 4th मार्क होगा, ये 1 मार्क होगा, ये 2 मार्क होगा और ये 3 मार्क होगा। सो 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से, है ना? तो ये क्या आ रहा है? एस आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एस आ रहा है, बट ये हॉरिजॉन्टल पे ना, तो लिखेंगे क्या? आर। चलो ये वाला ट्राई करें। देखिए, इस कार्बन की बात करें, तो ब्रोमीन को 1, क्लोरीन को 2, ये वाला कार्बन 3 और ये वाला कार्बन 4 हो जाएगा, है ना? सो 1 से 2, 2 से 3, सर ये तो क्लॉकवाइज आ रहा है, आर आएगा, लिखेंगे भी आर ही। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे की वर्टिकल पे? वर्टिकल पे। इस कार्बन की बात करें, तो इसको मार्क करेंगे 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। सो 1 से 2, 2 से 3, ये क्या आ रहा है? उल्टा जा रहा है, एस आ रहा है, बराबर है, और लिखेंगे हम लोग एस ही। क्यों? हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे? वर्टिकल पे ना। अभी बच्चों थोड़ा सा एक टफ लेवल का बना देते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है ना? ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? ये देखो, CHO। कभी आएगा नहीं, डोंट वरी एग्जाम में, बट मैं एकदम टफ वाला इसके लिए ले लेता हूँ, ताकि आपको बहुत सारा प्रैक्टिस एक ही साथ हो जाए। OH, H, H, OH, OH,
HOH ये ग्लूकोज है C6H12O6 ठीक है। नाउ यहां से शुरू करना है बेटा ये पूरा इस तरीके से। तो ये इसके और कितने हैं 1 2 3 4 4 असिमेट्रिक कार्बन है। तो अभी इनके स्ट्रक्चर्स आप मतलब आरएनएस निकाल सकते हो। इस कार्बन की बात करें तो इतना तो कंफर्म है कि ये मार्क करेंगे 1 है ना, और ये मार्क करोगे 2 सॉरी 4, ये मार्क हो जाएगा 4 ठीक है। इसमें ये वाला जो होगा मार्क होगा 2। अगर आप CIP रूल फॉलो करो, अभी मैं सब लिखते नहीं बैठूंगा, थोड़ा आप लोग सॉल्व करना ठीक है। इसको मार्क करेंगे 3। तो बच्चों 1 2 3 के हिसाब से देखेंगे तो ये 1 2 3 है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, S आना चाहिए, पर लिखेंगे R क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे है इस तरीके से ठीक है। अभी मेरे पास कलर चौक ज्यादा नहीं है तो मैं एक ही यूज कर रहा हूँ, व्हाइट वापस ऑरेंज यूज कर लेंगे। अभी ये वाले कार्बन की बात करें तो ये वाले कार्बन के हिसाब से देखेंगे तो इसको मार्क करेंगे 1, इसको मार्क करेंगे 4 है ना। फिर क्या करोगे सर, फिर आपको चेक करना पड़ेगा इसमें और इसमें। इस कार्बन के ऊपर दोनों में OH OH तो है सेम, तो आगे चेक करो ये C डबल बॉन्ड हो है क्या, ये C डबल बॉन्ड हो है नहीं। तो आपको पता चल गया होगा कि इसको क्या मार्क करना है 2 मार्क करना है और इसको 3। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप लिख के प्रैक्टिस करो फिर उसको ब्रेक कर करके ठीक है। सो इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ। ये जो है 1 2 3 ये क्या है R है कि S है, R है पर लिखेंगे S क्यों S लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे है ठीक है। अब ये तीसरा ये वाला देखते हैं, ये वाला कार्बन। इस कार्बन की बात करें कुछ आए ना आए, ये 4 हो जाएगा, ऑरेंज चॉक यूज करो वापस से, ये 1 हो जाएगा। अभी इसमें और इसमें डेफिनेटली दिस विल बी मार्क्ड एज 2 एंड दिस विल बी मार्क्ड एज 3 करेक्ट। तो बताओ 1 से 2 2 से 3 इस तरीके से आएंगे। आ क्या रहा है S आ रहा है पर लिखेंगे क्या R क्यों, क्योंकि 4 पे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे क्या आएगा हॉरिबली रॉन्ग। लास्ट वाला देखें, इसको व्हाइट चॉक से लिख रहा हूँ, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा है ना। फिर बताओ ये क्या हो जाएगा 2 मार्क करेंगे इसको और इसको क्या मार्क करेंगे 3 मार्क करेंगे। सो 1 से मैंने कौन सा चॉक यूज किया, व्हाइट ही करते चलो पूरा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ठीक है ना। ये 2 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा है ना। चलो बताओ सो 1 से 2 2 से 3 इस तरीके से। ये तो S आ रहा है पर लिखेंगे क्या R। सो ग्लूकोज के अंदर RSRR आएगा इस तरीके से ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, होमवर्क में आप लोग फ्रक्टोज का फाइंड आउट करना। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो बताओ सर। ये देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये है किसका स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ये आप लोग करना होमवर्क में, फर्स्ट सेकेंड होमवर्क दे रहा हूँ मैं, लिख सकते हो आप लोग। अगर आपके पास अभी टाइम है तो अभी सॉल्व कर लो, बेस्ट हो जाएगा। थर्ड फोर्थ ये क्लोरीन 35 और ये 37 है। 5 CH3, यहाँ पे भी CH3, इधर OH H OH, इधर H इधर OH इधर H। सो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में लिए हैं, जिसमें से ये वाला आए तो ठीक है, वरना देखो मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, बिकॉज ये टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी दिया है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग ने केस 1 खत्म कर दिया, दैट इज आरएनएस नेमिंग ओवर कौन सा फिशर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आरएनएस नेमिंग ओवर डैश वेज पढ़ेंगे बेटा। न्यूमैन है, सॉहॉर्स नहीं पढ़ा जाता है, क्यों? क्योंकि न्यूमैन अगर आ जाए कभी तो उसको हम लोग फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉहॉर्स भी आ जाए तो उसको फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डैश वेज को फिशर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए डैश वेज को मैं अलग से सिखाऊंगा और जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है वो।
तो नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में मैं इतना ही कर रहा हूँ। प्लीज ये वीडियो को वापस से एक बार देख लीजिए। अगर आपको सीआईपी में थोड़ा भी डाउट है तो सीआईपी रूल वापस एक बार रिवाइज करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, फिर आपको चीजें और अच्छी लगेगी। नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वो बहुत ही, मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग, वेदर यू आर अ नीट स्टूडेंट और जेई स्टूडेंट, केमिस्ट्री दोनों में आता है। और केमिस्ट्री आपका रिजल्ट अच्छा भी बना सकता है, खराब भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है ना। बहुत बार कैसा होता है, इतना डिटेल में नहीं बताया जाता है, तो बच्चे लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में बहुत परेशान होते हैं। मैं एज अ स्टूडेंट ये सब फील कर चुका हूँ जब मैं स्टूडेंट था, तो इसलिए मैं अभी जब सिखाता हूँ तो ये माइंड पूरा सेट रखता हूँ कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें बतानी है। और भले टाइम जाएगा, आप देखोगे तो मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट मैं बहुत ही तसल्ली से और एक एक चीज़ बताता हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में रिवीजन के टाइम में कोई दूसरे रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर कुछ, आप बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हम क्या रेफर करें, क्या किस में से रेफर करें, तो मैं तो उनको एक ही बोल रहा हूँ, रेफर माई नोट्स, दैट्स इट। और एमसीक्यू के लिए फिर आप कोई भी बुक सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जो नोट्स भी बनाता हूँ बेटा, आपके स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस +1 लेवल होता है। +1 लेवल क्यों, कुछ भी अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा पूछा तो फिर हम लोग वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज द बेस्ट ऑफ आरएनएस नेमिंग ओवर केस 1, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डैश वेज प्रोजेक्शन के ऊपर पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड ये होमवर्क करना स्टूडेंट्स, थैंक यू।